नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉपिक डीपीएसपी का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उसका एनालिसिस करेंगे और उस पर हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें हमारी अप्रोच को, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको डीपीएसपी के जो 1 बाय 1 आर्टिकल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो चाहिए तो इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि इस टॉपिक्स का जो डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम डीपीएसपी का एनालिसिस। सो दोस्तों, डीपीएसपी का एनालिसिस करने से पहले हम अंतर जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। सो दोस्तों, क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इन्फोर्सिएबल है। मतलब इनके उल्लंघन पर क्या है, सीधे हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इनकी प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, नकारात्मक है, मतलब राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। फंडामेंटल राइट दोस्तों वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब इन्फोर्सिएबल है। इनके उल्लंघन पर सीधे हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट दोस्तों क्या है, कानूनी रूप से मान्य है और इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसके लिए अलग से कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है कि फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन होगा तो इस कानून के नियम के अनुसार किसी को सज़ा दी जाएगी। तो फंडामेंटल राइट क्या है दोस्तों, इन्फोर्सिएबल है। इनके उल्लंघन पर क्या है, सज़ा दी जा सकती है और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। मतलब व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है हमारे मौलिक अधिकार और नागरिकों को अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हैं और ये स्वतः ही प्राप्त होते हैं। नागरिकों को क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली प्राप्त है। यदि आप भारतीय सिटीजन हो तो आपको फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली प्राप्त है। अब बात करते हैं डीपीएसपी की दोस्तों, कि डीपीएसपी क्या है दोस्तों, भाग 4 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इनकी प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट क्या थे, नकारात्मक प्रवृत्ति के थे, मतलब वे राज्यों को कुछ करने से रोकते थे। लेकिन हमारे डीपीएसपी दोस्तों क्या है, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। राज्य के ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार की बाध्यताएं नहीं आरोपित करते, बल्कि राज्य को प्रेरित करते हैं कि आप इन इन कार्यों को कीजिए। अपनी पॉलिसी मेकिंग में, अपने प्रोग्राम बनाते समय इन इन बातों का भी समावेशन कीजिए। मतलब जो बातें डीपीएसपी में लिखी गई हैं, जिन बातों का प्रावधान हमारा डीपीएसपी चैप्टर करता है। दोस्तों, हमारा जो डीपीएसपी क्या है, गैर वाद योग्य है। मतलब यदि इनका उल्लंघन होने पर हम सीधे न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। तो डीपीएसपी क्या है, गैर वाद्य योग्य है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये नैतिक राजनीतिक, इनकी क्या है, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट की क्या है, कानूनी मान्यता है, लेकिन डीपीएसपी है दोस्तों, इनकी क्या है, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है। मतलब हमारी कार्यपालिका में और विधायिका में ये उनके विवेक पर आधारित होता है कि जब वे अपनी पॉलिसी बना रहे हैं तो किस तरह से वे डीपीएसपी के तत्वों का समावेशन कर रहे हैं। लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। सो दोस्तों, अभी समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो कि 44वें आर्टिकल में है, तो ये क्या है, एक डीपीएसपी का प्रावधान है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है, इसको लागू करने के लिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, डीपीएसपी के जितने भी प्रावधान हैं, इसके अंदर जिन भी बातों का समावेशन किया गया है, तो हम पाते हैं कि जो डीपीएसपी है उनको लागू करने के लिए हमें कोई ना कोई कानून पारित करना होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है दोस्तों, पूरे नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट क्या है, सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है। तो सामाजिक आर्थिक कल्याण या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है, हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, हमारे लोक कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं।
तो हमारे डीपीएसपी क्या है दोस्तों, सरकार पहले लेजिस्लेशन पास करेगी, उसके बाद ही ये नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों हम डिफरेंस देखने के बाद हम पढ़ते हैं किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सो दोस्तों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो डीपीएसपी है उन्हें शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दोस्तों साइड बाय साइड हम एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते रहेंगे ताकि हमारा बार बार रिवीजन भी होता रहेगा। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलने की जगह मैं सिर्फ डीपीएसपी बोलूँगा। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी क्या है, हमारे डीपीएसपी का उद्देश्य है। संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीपीएसपी सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? सो दोस्तों पहले क्या पूछ लिया कि उद्देश्य है, और अब ये है क्या है, इसमें बोला गया उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों हमें इन कीवर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यस। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यस। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यस। लेकिन दोस्तों कहीं से भी धार्मिक राज्य की स्थापना की बात कहीं से कहीं तक नहीं की गई है। तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी चैप्टर है उसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 36 से 51 तक में दोस्तों डीपीएसपी का प्रावधान हमें देखने को मिलता है, और इसमें क्या है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की है। तो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है हमारा डीपीएसपी। और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। डीपीएसपी किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जो हमारे डीपीएसपी हैं किस तरह से मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। तो नीति निदेशक तत्व क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, यस। तो डीपीएसपी क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल, बट मौलिक अधिकार क्या है, इन्फोर्सिबल है। तो यही इनकी भिन्नता का मुख्य कारण है। डीपीएसपी क्या है, अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि डीपीएसपी क्या है दोस्तों, प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। डीपीएसपी भाग 4 में वर्णित है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। तो दोस्तों इस लाइन से भी एमसीक्यू फ्रेम किया जा चुका है यूपीएससी और एमपीपी अलग अलग इस आयोगों में। तो क्या है कि व्यक्तियों को क्या है, राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध क्या है, सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों क्या है, एक प्रकार से नेगेटिव कोनोटेशन धारण किए गए हैं। जैसे कि वो कहता है कि राज्य फलाना काम नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। लेकिन जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में स्पष्ट बोला गया है कि राज्य अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा और इनका समावेशन करेगा। नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, अवाद योग्य है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो क्या है, अवाद योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए क्या है, इसे के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल की गई है। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी तत्वों पर विचार कीजिए। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन डालते हैं? नो दोस्तों, किसी भी तरीके से विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं डालते, बल्कि विधायिका को इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं कि पॉलिसीज़ बनाते समय, अपने एक्ट बनाते समय हमारे जो डीपीएसपी है उनको ध्यान में रखा जाए। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं? दोनों ही गलत है, ना तो कार्यपालिका के कृत्यों पर और ना ही विधायिका के। तो आंसर आएगा डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। तो डीपीएसपी क्या है, ओनली रिकमेंडेशन है।
एम सी सीतलवाड़ के अनुसार डीपीएसपी क्या है, विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य की क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। सो दोस्तों, हम अलग अलग राज्यों में जब स्टेट इलेक्शन देखते हैं तो वहाँ पर सभी जगह क्या है, अलग अलग एजेंडे, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स ही क्या है, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हैं। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के प्रभुत्व की भी, जो कार्यपालिका है उसके प्रभुत्व की पृष्ठभूमि भी क्या है दोस्तों, निर्माण करते हैं। अतः राज्य के जो डीपीएसपी है न तो विधायिका के कृत्य पर और न ही कार्यपालिका के कृत्य पर निर्बंधन लगाते हैं। तो ये निर्बंधन लगाने का काम डीपीएसपी का नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं, राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई साहब, अपना कानून बनाते समय, अपनी नीतियाँ बनाते समय हमें भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। भारत के संविधान के भाग 4 में कौन के संदर्भ में जो प्रावधान है उसके लिए कौन से सही है, तो भाग 4 क्या है, डीपीएसपी वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो यह इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने में, तो क्या है दोस्तों, कानून बनाने में प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे। तो यह जो डीपीएसपी है, कानून बनाते समय, कोई भी एक्ट बनाते समय ये अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो आंसर 2 एन, दूसरा और तीसरा सही है। तो ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे हैं ना, बिल्कुल बेसिक और उसकी प्रकृति और वह किस तरह के हैं उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, भाग 4 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी हमें देखने को मिलता है। ये किसी भी न्यायालय में क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है राष्ट्र के संचालन में मूलभूत सिद्धांत के रूप में काम करेंगे। ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। जब भी राज्य क्या है, हमारी विधायिकाएं कानून बनाएंगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाना जरूरी बताया गया है। समय समय पर सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया है। जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, फैक्ट्री नियम लागू किए, न्यूनतम मजदूरी, कुटीर और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन, मनरेगा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, एसटी एससी के लिए उनके उन्नयन के लिए आरक्षण। दोस्तों, हमारा जो डीपीएसपी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। साथ ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण की बात करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसे हम वितरण न्याय कहते हैं हिंदी में, उसको मूर्त रूप देने के लिए अलग अलग समय पर हमारी विधानसभाओं ने, हमारी संसद ने अलग अलग कानून पास करके नीति निर्देशक तत्वों को अपने में समाहित करके एक लोक कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो इन्फोर्सिबल नहीं है। तो यस, दोनों ही दोस्तों क्या है, सही है। तो ये भी आईएएस प्री 2015 में पूछा गया। दोस्तों देखा हमने कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेम थीम पर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। कहाँ पर है, तो डीपीएसपी में है। तो कल्याणकारी राज्य और डीपीएसपी। संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 35 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है। प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। तो प्रस्तावना क्या बोलती है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है किस तरह की होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या है, हमारी राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। लेकिन राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी देगा और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त निदेशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार है।
लेकिन दोस्तों यदि दोनों के चयन का विकल्प हो, दोनों में चयन करना हो, तो उसमें हम डीपीएसपी लगाएंगे। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी कुंजी में भी इसका उत्तर डीपीएसपी ही दिया है। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना और हमारे डीपीएसपी ये क्या है, दोनों ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं, लेकिन दोनों में से यदि एक को चुनना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीपीएसपी को ही चुनेंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व। तो अब दोस्तों क्या है, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, बस इनको हमें रिवाइज करते जाना है और अपने माइंड में इन सभी चीज़ों को छाप लेना है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श घोषित करता है? तो कौन है? डीपीएसपी। तो दोस्तों ये इनके किस एग्जाम में आए हैं उनको भी देखते जाइएगा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार डीपीएसपी में, राज्य के डीपीएसपी के तहत क्या है, कौन से भाग विभाजित किए गए हैं? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी। तो दोस्तों क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत इन तीनों ही डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? तो वो है आयरलैंड से। सो आयरलैंड से दोस्तों क्या है, हमने डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से हमने अनुसरण करते हुए फेवियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो हमारा जो डीपीएसपी क्या है दोस्तों, फेवियनवाद का, समाजवाद का, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं का, गांधीवाद का और मानव अधिकारों की जो सार्वजनिक घोषणा या सार्वभौमिक घोषणा है, इन सभी का क्या है, हमारे डीपीएसपी पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया है? तो आयरलैंड से। तो कहाँ से लिया है दोस्तों हमने डीपीएसपी? तो डीपीएसपी का जो प्रावधान है हमने आयरलैंड से लिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार लिया गया है, आयरलैंड से लिया है हमने। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो यह नीति निर्देशक तत्व क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है दोस्तों, हमारे शासन के लिए आधारभूत है। तो डीपीएसपी क्या है, हमारे शासन के लिए आधारभूत है। दोस्तों देखा हमने कि ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, बस इसके ऊपर हमारी बेहतर समझ होनी चाहिए। धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो डीपीएसपी का। तो धन का उल्लंघन क्या है, धन का जो केंद्रीकरण हम मोनोपोली कर रहे हैं, तो ये किसका उल्लंघन है? डीपीएसपी का। क्योंकि डीपीएसपी में बोला गया है दोस्तों कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का विकेंद्रीकरण हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यदि हम केंद्रीकरण कर रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा कि जो डीपीएसपी है उसका उल्लंघन होगा। सो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधान किया गया है कि जो राज्य अपनी जब भी नीति बनाएगा तो इस प्रकार की विशिष्टता रखेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो। सो दोस्तों साधन साध्य विवाद की इसकी बात की गई है कि हमारी जो नीतियां हैं इस तरह की हो कि हमारे जितने भी भौतिक संसाधन हैं उन पर स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार का हो कि सार्वजनिक या फिर सामूहिक हित, कलेक्टिव इंटरेस्ट का हित सर्वोत्तम हो, और हमारे जो लोग हैं साधन हो ना साध्य के रूप में इनका उपयोग किया जाए। हमारे जो लोग हैं उनको साध्य के रूप में उपयोग किया जाए, ना कि साधन के रूप में। तो अनुच्छेद 39B तथा आर्टिकल 39B इस बात की कहता है सामूहिक
हित की बात करता है और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलनी चाहिए जिससे कि धन और उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। आर्टिकल 39C। तो दोस्तों हमारे संविधान का आर्टिकल 39B और 39C दोनों क्या बात करते हैं कि जो भौतिक संसाधन है उनका बेहतर तरीके से बंटवारा हो और स्वामित्व हो। साथ ही आर्टिकल 39C बोलता है दोस्तों कि यदि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका क्या है, उत्पादन के जितने भी साधन है मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संकेंद्रित नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य डीपीएसपी का ये एक अंग भी है। आर्टिकल 39 घ आर्टिकल 39 घ या आर्टिकल 39C में इस बात का प्रावधान किया गया है दोस्तों कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है दोस्तों कहाँ है? डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है। इस आर्टिकल 39 घ के अनुसरण में दोस्तों 1976 में क्या किया गया है? 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। उल्लेखनीय है कि इस आधार पर रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद। दोस्तों एक मामला था रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया, मतलब इस तरह की वर्डिक्ट दी कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ या 39C इन दोनों को पढ़कर देखा जाता है। साथ में मिलाकर यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 इन सभी को एक साथ पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त हमें होता है। आर्टिकल 16 क्या है दोस्तों? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समता की बात करता है लोक नियोजन में। आर्टिकल 14 जो है दोस्तों वंचित नहीं किया जाएगा किससे? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 39 कहता है कि स्त्री पुरुष को है ना समान वेतन समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। और प्रस्तावना में भी कुछ इसी तरह की बात की गई है कि हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने की बात करेंगे। तो जब आर्थिक न्याय की बात करते हैं दोस्तों उसके अंदर क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हमें देखने को मिलती है। दोस्तों क्या है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 39 घ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 इन सब को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारे पास समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि नहीं दोस्तों, ये तो आर्टिकल क्या है? दोष सिद्धि वाला आर्टिकल 20 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, ये भी फंडामेंटल राइट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 है दोस्तों, ये गलत है। लेकिन पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यस, ये डीपीएसपी का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये पूछा गया कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, तो यस, ये उत्पीड़न के खिलाफ एक मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी देख सकते हैं आर्टिकल 23 और 24 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो दोस्तों समान कार्य के लिए जो समान वेतन की अवधारणा है वो हमें कहाँ मिलती है? डीपीएसपी में मिलती है। कानून के समक्ष बराबरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये आर्टिकल 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता हमें कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बीच में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि भारत के अंदर हम स्थानीय शासन की व्यवस्था करेंगे। तो आर्टिकल 40 में से हमने क्या है? डीपीएसपी का जो पंचायती राज व्यवस्था है हमने आर्टिकल 40 से लेकर आए हैं, जो कि डीपीएसपी का एक प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40
में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार भी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में एक बेहतर शासन करने में सक्षम बनाएगी। तो राज्य क्या करेगा, उनको शक्तियां और प्राधिकार भी देगा, जिससे क्या है, जो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में वह बेहतर रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है? तो पंचायतों के गठन के लिए अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि आर्टिकल 40 जो है पंचायतों के गठन के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन की बात करता है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है दोस्तों, हमें पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत को गठन करने की बात करता है। सो दोस्तों, जब हम बार बार इन चीज़ों का बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे मस्तिष्क में इनकी छाप पड़ जाएगी और हमें रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 40 पंचायती राज ग्राम पंचायत आराम से याद हो गया। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों इसमें। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, तो ये आर्टिकल 40 है। तो ग्राम पंचायतों का गठन क्या है दोस्तों, आर्टिकल 40 के अनुसार समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 का है, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन ये आर्टिकल 48 में आएगा। तो कृषि एवं पशुपालन का हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो ये हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन का जो मॉडर्नाइजेशन करने की बात है आर्टिकल 48 में बात की गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो आर्टिकल क्या है दोस्तों 50 में इस बात का प्रावधान है। तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत कहा गया है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर की प्रावधान देखते हैं। तो आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास, तो इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में आर्टिकल 51 हमारे पास है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, आर्टिकल 40 इसकी बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, तो आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर हमें आर्टिकल 50 में देखने को मिल रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हमारे पास जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 51 सॉरी। तो आर्टिकल 51 क्या है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। सो कुछ चलिए, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मेज द कॉलम वाला। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों, सो दोस्तों देख लिया हमने किस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, आर्टिकल 48 के अनुसार क्या है, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण कर रहे हैं हम। आर्टिकल 44 बोलता है कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 41 बोलता है कि काम करने का अधिकार, तो इंसान के पास काम करने का अधिकार भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 41 में क्या है, काम करने का अधिकार। आर्टिकल 40 है पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। और आर्टिकल 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण करने की बात कर रहा है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। सो दोस्तों हमें इस आर्टिकल को इस रूप में पढ़ना है कि आर्टिकल 21 जो है क्या है, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अब इंसान को लोक सहायता कब कब प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है, जब वह बीमार होता है, जब उसके अंदर किसी प्रकार की दिव्यांगता आती है, या फिर वह शिक्षा नहीं पा सकता है, या काम नहीं पा सकता। जैसे काम पाने का अधिकार, तो काम पाने का अधिकार हमें मनरेगा के थ्रू सरकार ने इस चीज़ को व्यवस्थित किया है या प्रबंधित किया है। तो मनरेगा की जो योजना है वो क्या है, काम पाने का अधिकार के रूप में हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 44 की यदि बात करें तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 48 जो है, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का जो है आधुनिकीकरण की बात करता है। जो भी दुधारू पशु हैं, जो गाय वगैरह हैं, उनके वध की रोकथाम करने की बात करता है। साथ ही आर्टिकल 48 इस बात का प्रावधान भी करता है कि जो मादक पदार्थ हैं उन चीज़ों से लोगों को दूर रहना चाहिए।
तो दोस्तों असर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि मनरेगा में जो भी अहर्ता परिवार है उसे कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। सो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, सेकंड कि ये इसके अंदर प्रावधानित नहीं है। सो दोस्तों हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का, किसी परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार का अधिकार तो हम देंगे, वो जो कि गारंटी शुदा अधिकार होगा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट में बिल्कुल भी प्रावधानित नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी से निकाला गया है। सो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों क्या है, मनरेगा 2005 से अधिनियमित किया गया। और इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार और उनके वयस्क सदस्यों में से क्या है उसको 100 दिन का क्या है रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर क्या है, संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी की बात की जा रही है दोस्तों, उस पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हो। तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो अकुशल अनस्किल्ड व्यक्ति किसी भी प्रकार की मजदूरी करने के लिए यदि वह तैयार है तो उसे 100 दिन का न्यूनतम मजदूरी देने की हम बात करते हैं। संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 41 के अनुसार कुछ दशाओं में क्या है, काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात की। तो आर्टिकल 41 जो है उसमें लोक सहायता पाने की बात की गई, तो इसके अंदर हम काम पाने का अधिकार भी देख रहे हैं। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है दोस्तों, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा व्यक्ति को। तो यही से हमने मनरेगा को निकाला है। मनरेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने की बात करता है, तो आर्टिकल क्या है 43। आर्टिकल 43 में हमें मनरेगा देखने को मिलता है। आर्टिकल 43 में दोस्तों क्या है, हमें मनरेगा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर तो दोस्तों क्या कहा, आर्टिकल 41 बोला गया कि कुछ दशाओं में काम करने की बात और लोक सहायता प्राप्त करने की बात, और आर्टिकल 43 यहाँ बता रहा है। तो भाग दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इसमें गलत कर दिया है। तो भारतीय संविधान के भाग एक्सप्लेनेशन में दोस्तों बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 41 के तहत बोला गया है कि कुछ दशाओं में आर्थिक सामर्थ्य और विकास सीमाओं के भीतर काम पाने का अधिकार होगा। तो कुछ व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार होगा। इसका उपबंध कौन करेगा, राज्य करेगा। इसके अंदर सभी व्यक्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, सभी कामगारों को एक निर्वाह मजदूरी दी जाती है और शिष्ट जीवन जीने के लिए अवकाश की भी बात करता है। तो एक शिष्ट जीवन स्तर की बात की जा रही है, अवकाश की भी बात की जा रही है, मतलब छुट्टियों की, हॉलीडेज की भी बात की जा रही है। भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो आर्टिकल 43A के तहत दोस्तों क्या है, जो है श्रमिक है उनको प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है। तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में होता है। इसके अनुसार संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी आर्टिकल 43A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। कैपिटल ए मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया प्रावधान। तो आर्टिकल 43A में दोस्तों क्या जोड़ा गया, इसके अनुसार बोला गया कि जो उद्योगों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनको प्रबंधन में श्रमिकों की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 43A, अब ये आर्टिकल हमें याद हो गया। तो आर्टिकल 43A क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 41 मनरेगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों, आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों की बात करता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का और आधुनिकीकरण की बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है। सेपरेशन ऑफ पावर हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है आर्टिकल 50 में।
भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात हमें डीपीएसपी के अनुच्छेद 50 में देखने को मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 49 क्या है दोस्तों, जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, प्रतीक है, उनकी संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 41 क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 43 कैपिटल ए क्या है, उद्योगों में प्रबंधन की बात करता है, श्रमिकों के। आर्टिकल 48 का, आर्टिकल 48 तो बोलता है कि हम क्या करेंगे, कृषि का और पशुपालन का आधुनिकीकरण करेंगे, लेकिन उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 48A अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो पर्यावरण है हमारा, तो पर्यावरण का हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा भी करेंगे, वन और वन्य जीवों की हम रक्षा भी करेंगे। तो आर्टिकल 48A इसके अंदर बोला गया है कि जो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, साथ ही वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए हैं और इसमें आर्टिकल 51। सो दोस्तों आर्टिकल 51 को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू। आर्टिकल 51 डीपीएसपी का हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जिसमें बोला जा रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर क्या क्या बातें की जा रही है दोस्तों, इसके अंदर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यदि राष्ट्रों के बीच कोई विवाद है तो उन सभी विवादों को क्या करेंगे, हम मध्यस्थता से सॉल्व करेंगे और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को स्थापित करेंगे। मतलब जब हम हमारे संबंध स्थापित करेंगे विदेशों से तो वह न्याय संगत होंगे और सम्मानपूर्ण होंगे। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएंगे। इसके अंदर बोला जा रहा है दोस्तों कि जितनी भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विधि है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि है जहाँ पर लोगों ने एक दूसरे सभी लोगों ने साइन किए हैं, तो उन संधियों का हम पूरी तरीके से सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम बहुत सारे अलग अलग गुटों का हिस्सा हैं। जैसे यदि हम चाइना के संदर्भ में देखें तो चाइना क्या है, 9 डेज लाइन और साउथ चाइना सी में जिस तरह का दबदबा बना रहा है, उसने क्या है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन की एक लॉ ऑफ सी का जो कानून है, वो जो संधि है, उसका अनुपालन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत क्या है, अनुपालन करता है, लेकिन भारत दोस्तों क्या है, यूएन क्लॉज का अनुपालन करता है, लेकिन चाइना नहीं करता। तो क्या दोस्तों इस तरह से बताया जा रहा है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है हमारे किस तरह से संचालित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता की बात की कि हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है दोस्तों क्या है, उन्हें मध्यस्थता से निपटाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों जैसे हमारा जो एक विवाद है पाकिस्तान के साथ सिंधु जल बंटवारा, तो इसको लेकर क्या है, यदि थोड़ा सा भी हम रन ऑफ डैम बनाते हैं तो सीधा जो पाकिस्तान है सीधा कहाँ चला जाता है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर उठाता है। जबकि स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या है दोस्तों, आपसी समझौते और आपसी मध्यस्थता की बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, तो डीपीएसपी में बात की गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों हम डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया, तो समान आचार संहिता, ये क्या है, बाद में नहीं जोड़ेगी, जो पहले से ही थी। तो आर्टिकल 44 के तहत क्या है, समान आचार संहिता। बच्चों से शोषण एवं अल्पवयों की सुरक्षा, तो बच्चों का क्या है, शोषण से और अल्पवयों की सुरक्षा की क्या है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता,
तो लीगल एड के लिए भी आर्टिकल दोस्तों अलग से जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यस, ये भी जोड़ा गया है। सो दोस्तों, समान आचार संहिता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं शामिल किया गया, जबकि यह मूल संविधान आर्टिकल 44 के तहत पहले से ही शामिल था। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों क्या है, कुछ डीपीएसपी जोड़े गए हैं, जैसे बच्चों को स्वस्थ विकास और अवसर की सुविधाएं देंगे हम, बच्चों को शोषण एवं अल्प व्यक्तियों को सुरक्षा की बात की गई है। तो यस, आर्टिकल 39 च में इस प्रावधान को जोड़ा गया है। आर्टिकल 39 च के अंदर तो बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को क्या है, हम स्वस्थ विकास देंगे, उनको अवसर देंगे और सुविधाएं प्रदान कराएंगे। आर्टिकल 39 च में बात की गई है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39 का आर्टिकल 39 कैपिटल ए की यदि हम बात करें, सो दोस्तों क्या है, फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो आर्टिकल 43 कैपिटल ए, ठीक है, आर्टिकल 43 का इसके अंदर दोस्तों क्या है, बात की गई है कि हम उद्योगों में जो भी श्रमिक हैं उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना जरूरी बताया गया है। और इसी के अंदर फिर आर्टिकल 48 में दोस्तों क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये कहाँ की गई है, आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है, कृषि से और पशुपालन से और उनके आधुनिकीकरण से। आर्टिकल 48A पर्यावरण से और वन एवं वन्य जीवों से संबंधित है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया, तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यस, यह जोड़ा गया। और अभी हमने 42वें संविधान के अन्य प्रावधान भी पढ़े हैं दोस्तों। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध संविधान को स्वीकृत बताया गया है, तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध और स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध, यस, ये तीनों के विरुद्ध बताया गया है, लेकिन दलितों के विरुद्ध नहीं बताया गया है हमारे डीपीएसपी में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, जनजातियों और स्त्री तीनों की हम बात करेंगे। सो दोस्तों, हमारे संविधान में दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम उसे ही रॉन्ग मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीपीएसपी का तत्व नहीं है, मद्यपान निषेध, यस, यह हमारे डीपीएसपी का शब्द है। गो संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, लेकिन 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो यह है आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन। सो दोस्तों, इसके अंदर क्या, आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये फंडामेंटल राइट में आएगा। संविधान में मद्य निषेध आर्टिकल 47 के तहत दिया गया है। गो रक्षा आर्टिकल 48, जो हम कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण की बात करते हैं, आर्टिकल 48 में। पर्यावरण का संरक्षण दोस्तों, इसके अंदर आर्टिकल 48 के अंदर ही हमने क्या अमेंडमेंट करके एक एक्ट जोड़ा, ठीक है। फिर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध हमें आर्टिकल 45 के तहत देखने को मिलता है, जो कि पहले नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बना दिया गया है। तो अब बच्चों को शिक्षा देना, वो भी निःशुल्क शिक्षा देना, क्या है, फंडामेंटल राइट है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया। लेकिन अब आर्टिकल 45 में क्या है दोस्तों, जो शिशु अवस्था है और 6 वर्ष तक क्या है उसकी आयु को जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था कराने की बात की गई है, ना कि उसे अधिकार के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का तत्व नहीं है, तो मादक पेय पदार्थों का उपभोग, यस, यह है। गाय और बछड़ों का वध का निषेध, ये भी है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, ये भी है। लेकिन 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो दोस्तों ये क्या है, अब मूल अधिकार है, अब डीपीएसपी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से डीपीएसपी के तत्वों में शामिल है, तो मानव दुर्व्यापार और बलात् प्रतिषेध,
तो ये क्या है, मानव दुर्व्यवहार और बलात् प्रतिषेध, ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल 23 में है। और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन से भिन्न उपभोग या निषेध, तो दोस्तों डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं, जो मादक पदार्थ है उनका निषेध किया जा रहा है। तो यस, ये हमारा डीपीएसपी का भाग है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। तो ओनली 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित डीपीएसपी तत्वों के अंतर्गत पर जो इन पर विचार करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, विकल्प है, इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो यस, आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, यस, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की हम बात करते हैं। कुटीर उद्योगों की हम बात करेंगे। हाँ, कुटीर उद्योग की बात हमारे डीपीएसपी में की गई। सभी कर्मकारों के लिए यथायोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर, यस, इसकी भी बात की गई है। तो डीपीएसपी में इन सभी की बात हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी कौन से सिद्धांत हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी को हम रखेंगे। सॉरी, सभी को नहीं, 2 और 3 एमसीक्यू में पूछा गया है। ऊपर चारों विकल्प क्या है दोस्तों, डीपीएसपी में है, लेकिन अब ये विकल्प क्या है दोस्तों, इसमें पूछा गया गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत कौन से, दूसरा और तीसरा। तो गांधी जी क्या है दोस्तों, स्थानीय शासन की बात करते थे। तो यस, ग्राम पंचायत इसके अंदर आएंगे। गांधी जी आत्मनिर्भर उद्योग की बात करते थे, जो कि लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यस, लेकिन चौथा जो है यथोचित अवकाश है, ये क्या है दोस्तों, उदार बौद्धिक कैटेगरी में आएगा। और समान नागरिक संहिता, यह भी क्या है, उदार बौद्धिक कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्यजीव की रक्षा की बात की गई है। तो आर्टिकल 48 में हम इस प्रावधान को देखते हैं दोस्तों, केवल नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। सो दोस्तों, जो पर्यावरण के संरक्षण है, ये हमें डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में हमें देखने को मिलती है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों डीपीएसपी में आर्टिकल 48A एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया। उसमें कहा गया है कि जो है राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा, साथ ही वन्य जीव और वन्य जीवों की भी रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो यस, आर्टिकल 48A में हमें देखने को मिलता है वन से संबंधित। साथ ही मूल कर्तव्यों के तहत, मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों, आर्टिकल 51A और उसका सब क्लॉज जी, इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, कि वह जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनकी रक्षा करेगा और इनका संवर्धन भी करेगा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा। क्या करेगा, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा। तो आर्टिकल 51G, आर्टिकल 51 कैपिटल ए का मतलब संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया और ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके लिए हमें एक समिति का नाम याद रखना है, जिसका नाम है सवर्ण सिंह समिति। इसने मूल कर्तव्यों को इंसर्ट किया हमारे संविधान में और इसका सब क्लॉज है, इसका नाम है जी। सब क्लॉज जी के अंतर्गत दोस्तों क्या बोला गया कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका, जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की हमें रक्षा करनी है, इनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव रखनी है, मतलब हमें कंपैशनेट व्यक्ति बनना है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के डीपीएसपी के तहत सम्मिलित है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। तो यस, ये हमें आर्टिकल 48A में देखने को मिलता है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, ये तो भाई फंडामेंटल राइट का है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग आदि के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 15 है। सो ये आर्टिकल दोस्तों, ये आर्टिकल 14 है और ये आर्टिकल 15 है। अस्पृश्यता का अंत, तो दोस्तों ये आर्टिकल 17 है।
तो ये तीनों क्या है, फंडामेंटल राइट है दोस्तों। तो बी सी डी क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है। लेकिन राज्य पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन करेगा, तो यस, ये आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 कैपिटल ए, ये डीपीएसपी में हमारा अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमारा संविधान किसके बारे में शांत है, तो मतलब कौन सी बातें नहीं कही गई है। कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, यस, इसकी बात हमें देखने को मिलती है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी देखने को मिलता है। और प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि बच्चा 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, तो इस बात का प्रावधान भी हमें आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षा है दोस्तों, बुजुर्गों की शिक्षा है, उस शिक्षा से संबंधित प्रावधान हमें नहीं देखने को मिलते हैं हमारे डीपीएसपी में। तो यही पूछा गया है कि किस चीज़ में शांत है, तो इसी चीज़ में हमारा डीपीएसपी शांत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बाद में जोड़ा गया, तो दोस्तों गोवध ये पहले से ही था, समान नागरिक संहिता भी पहले से थी, ग्राम पंचायतों का गठन भी पहले से ही था। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, गोवध आर्टिकल 48, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। लेकिन मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 39 कम है। तो आर्टिकल 39 का लीगल एड, लीगल एड के लिए हम आर्टिकल 39 याद रखेंगे। आर्टिकल 39 कैपिटल ए और आर्टिकल 39 स्मॉल ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान भी किया गया है, जैसा कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 ए बी सी डी ई एफ या इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, नालसा जो है किससे संबंधित है, तो इसका उद्देश्य क्या है, समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को, तो ये हमें याद रखना होगा, समान अवसरों के आधार पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है दोस्तों। और हमारे समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो हमारे नालसा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना। नालसा क्या है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर सकता है। तो यह हमारा जो नेशनल लेवल पर है वो स्टेट लेवल पर आधारित लीगल अथॉरिटी को क्या कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। तो दोनों ही दोस्तों क्या है, सही है। और ये है यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 39 कैपिटल ए के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करता है। यस, साथ ही यह देश भर में जो विधिक कार्यक्रम है, हमारे जितने भी विधिक कार्यक्रम हैं और योजनाएं हैं उनको लागू करने के संबंध में दोस्तों क्या है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो स्टेट लेवल के जो सेवा प्राधिकरण हैं उनको निर्देश भी दे सकता है और वित्तीय अनुदान भी दे सकता है। लो भाई, तो डायरेक्शंस भी दे सकता है, साथ ही फाइनेंशियल ग्रांट्स या वित्तीय अनुदान भी देने का काम करता है हमारा नालसा। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। तो नालसा किस तरह के नागरिकों को सेवा प्रदान करता है, इस बारे में क्वेश्चन है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी व्यक्ति को या सभी वरिष्ठ नागरिक को। सो दोस्तों ये सभी वरिष्ठ नागरिक वाला है, तो इसको तो पहले हमें एलिमिनेट करना होगा। तो 4 यहाँ से चला गया, 4 यहाँ से चला गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। अब देखना है हमें 1 और 2 यहाँ पर है, तो दोनों जगह मतलब ये है कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो यदि कोई ट्रांसजेंडर है, यदि उसकी आय क्या है 2 लाख रुपये से कम है, तो उस व्यक्ति को तो मिलेगा ही, तो यस। लेकिन 3 लाख से कम वार्षिक ओबीसी वाले को, तो इसको गलत माना गया है। और आर्टिकल 1 और 2 हमारे दोनों क्या है, सही हैं। सो ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा गया था यूपीएससी में।
सो दोस्तों किन व्यक्तियों को आर्टिकल 39A के माध्यम से किन व्यक्तियों को क्या है सहायता मिलेगी? महिला हो गए, बच्चे हो गए, है ना, महिला, बच्चे, ST बड़े पैमाने पर यदि प्राकृतिक आपदा यदि कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, या औद्योगिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कोई जातीय हिंसा हो रही हो, कहीं बाढ़ आ गई हो, भूकंप, सूखा, इन चीज़ों से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वहाँ पर क्या है हमें लीगल एड देंगे। कोई औद्योगिक श्रमिक है, मानसिक रोगी है, दिव्यांग व्यक्ति है, हिरासत में लिया कोई व्यक्ति है और वह सक्षम नहीं है स्वयं का वकील करने में, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है। सो दोस्तों यहाँ पर हमें एक फैक्ट मिल गया, यहाँ पर एक प्रोविज़न मिल गया कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के अपने अपने अलग मानदंड है कि किस व्यक्ति को लीगल एड मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट और किसको नहीं मिलेगी। इनमें से कौन DPSP के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार दोस्तों का है फंडामेंटल राइट का एक प्रोविज़न है, या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आने वाला सूचना का प्रावधान है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट के अंदर डायरेक्ट रूप से सूचना का अधिकार नहीं मिलता, यह एक अंतर्निहित अधिकार है। मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमें क्या है दोस्तों DPSP में देखने को मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो DPSP के अंदर नहीं है कौन सा? सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार DPSP के अंदर नहीं है। सो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 39 क में स्त्री और पुरुष को सभी को क्या समान रूप से आजीविका मतलब आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए काम करेगा। कौन? राज्य। आर्टिकल 41 में बोला गया है दोस्तों कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 41 मनरेगा को याद रख लेंगे। आर्टिकल 39 घ, आर्टिकल 39 में बोला गया है कि तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 47 बोला गया है कि राज्य अपने लोगों के लिए पोषण आहार सुनिश्चित करेगा। तो आर्टिकल 47 में क्या है? न्यूट्रिशन की बात की गई है और एक अच्छे जीवन स्तर की बात की गई है, और लोक स्वास्थ्य की बात की गई, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता। यस, समान नागरिक संहिता क्या है दोस्तों? हमारा DPSP है। तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत DPSP है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, ये तीनों क्या है दोस्तों? हमारे फंडामेंटल राइट के अधीन है। तो ये तीनों हमें फंडामेंटल राइट के अधीन हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से DPSP के विषयों की पहचान कीजिए। तो यस, मद्यपान निषेध, जो शुरुआत का मद्यपान निषेध आर्टिकल 47 में हमें देखने को मिलेगा। और फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम का निषेध मतलब चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर दोस्तों आर्टिकल 24 के तहत हमें देखने को मिलेगी, जो कि फंडामेंटल राइट है। बेगार और बलात्कार मतलब बेगार कराना और फोर्स्ड लेबर्स कराना, ये भी इसका भी निषेध हमें आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। और फैक्ट्रियों में बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है वो आर्टिकल 24 में। अस्पृश्यता हमें आर्टिकल 17 में देखने को मिलेगी। अस्पृश्यता हमें आर्टिकल 17 में देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल राइट है। ये तीनों क्या है? 2, 3, 4 ये तीनों है हमारे फंडामेंटल राइट हैं। लेकिन जो मद्यपान निषेध है ये क्या है? हमारा DPSP है आर्टिकल 47 के अधीन। निम्नलिखित में से कौन सा DPSP के तत्व में शामिल नहीं है? तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। यस, ये हमें DPSP में देखने को मिलेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधन का अधिकार, तो पर्याप्त साधनों का अधिकार ये मनरेगा आर्टिकल 47 के अधीन हमें देखने को मिलेगा। अस्पृश्यता उन्मूलन, तो दोस्तों ये अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी क्या है? आर्टिकल 17, जो कि क्या है दोस्तों? एक फंडामेंटल राइट है।
तो दोस्तों आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट है। ओके, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, तो ये भी क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है कि जब भी हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहाँ मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 42 के थ्रू हमें न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात की गई है। राज्य के निदेशक तत्वों का सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। तो ये किसने कहा था? तो डीपीएसपी के बारे में दोस्तों एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा जाता है कि जो हमारे डीपीएसपी एक प्रकार का ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करती है। मतलब बैंक की मर्जी, वो आपको कितना पैसा कब देना चाहती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे डीपीएसपी भी हैं कि ये डीपीएसपी इस तरह के हैं कि जो राज्य विधानमंडलों पर आधारित होता है कि वे किस डीपीएसपी को कब लागू करेंगे। और ये किसने कहा था? केटी शाह ने। तो केटी शाह ने इस स्टेटमेंट को दिया था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो इन तीनों को पढ़कर हमें ये बताना है कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो हैं, जितने भी भारत में चलाए जाते हैं, संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन से पूरे करते हैं? तो 1 और 3। तो मूल अधिकार और डीपीएसपी दोस्तों क्या हैं, जितने भी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हम चलाते हैं वे इन चीज़ों को पूर्ति करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए डीपीएसपी की हम बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा सही है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यस, हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलता है। और छोटे परिवार का मानदंड, तो दोस्तों इसका डीपीएसपी में कहीं भी जिक्र नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसका भी कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये हमें डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है। तो संविधान के भाग 4 में दोस्तों क्या है, डीपीएसपी मिले। आर्टिकल 39 घ के अंदर हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 44 के अंतर्गत हमें समान नागरिक संहिता देखने को मिलेगी। और दोस्तों आर्टिकल 350 क अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 350 क में हमें देखने को मिलता है क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो भी हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। इस बात का प्रावधान हमें कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 350 क में।